नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिएगा शुरुआत करेंगे एक अच्छे सेशन की। मैं आज आपको कराने वाला हूं यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ वायुमंडल की संरचना। ये संरचना या वायुमंडल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर आप देखते हैं कि वायुमंडल कहाँ से कहाँ तक है और कौन सी लेयर में क्या क्या कराया जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वायुमंडल की बात करेंगे और इसमें जो वायुमंडल में है किस किस भागों में बांटा गया है, उसमें कौन कौन सी गैस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए मैं इससे पहले आपको इसे शेयर कर देता हूँ। और ये मैं संरचना की बात बता रहा हूँ, इसमें संरचना है और योग अलग होगा, उसको मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बस मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ ताकि हो जाए। करिएगा, मैं इसे शेयर कर देता हूँ। चलिएगा शुरू करें। ये लीजिए, अब आप क्लास में आएंगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वायुमंडल आपका होगा, यहाँ पर वायुमंडल। वायुमंडल देखिए, अब इसमें हम जो करेंगे इसको मैं एक बार तमीज से लिखा जाए यार। वायुमंडल, ठीक है। अब ये वायुमंडल की हम बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था, इसमें मैंने आपको क्लास में बताया था क्षोभमंडल के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम वायुमंडल की हम बात करेंगे। कौन कौन है यहाँ पर? सभी को गुड मॉर्निंग, एक साथ स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ठीक है, और इसमें ये वायुमंडल की आपकी 5 परतें होती हैं यहाँ पर। अब कौन कौन सी आपकी यहाँ पर 5 परतें होंगी? नंबर 1 आपका 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक आपका होगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल आपका इसमें हो जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था और आज मैं इसके बारे में काफ़ी सारा आपको बताऊंगा। क्लास आपकी अच्छी करनी है। इसमें आपका 20 किलोमीटर से लेकर के आपका होता है 50 किलोमीटर तक होगा, और ये आपका है समताप मंडल। समताप मंडल होता है, ठीक है। इसका आगे होगा ये 50 से 30 किलोमीटर तक, ये आपका क्या है यहाँ पर? मध्य मंडल है। अगला होगा आप ये 30 नहीं 80 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद में आपका यहाँ पर है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक आपका होता है, और ये आपका रहेगा यहाँ पर आयन मंडल। आयन मंडल है, ठीक। इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर अगला अंतिम है आपका बाह्य मंडल है, ठीक है। ये लीजिएगा, अब देखिएगा हम इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल की कौन कौन सी परत है, कौन कौन सी परत का क्या कार्य है, या कौन कौन सी परत की क्या क्या विशेषता है। ये क्लास कौन सी चलिए वायुमंडल की संरचना में आपको, ये गलत हो गया यार, गलत हो गया। पढ़ाने वाला क्या था, पहुंचना गया। चले इसे 9 बजे कर देते हैं। चलिए
तो यह है हाय सर, गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका। ठीक है, अब ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बाह्य मंडल है आपका, और यहाँ पर आपका जो है ये कितना ऊंचाई पर है, ये वाला इसको गलत कर दिया हमने, वायु मंडल ये लीजिए, और यह आपका यहाँ पर 640 किलोमीटर से लेकर के आगे आपका होता है बाह्य मंडल। ठीक है, ये आप देखेंगे। अब देखिए इसको सबको मैं आपको पहले भी इसमें बता चुका हूं कि क्षोभ मंडल क्या है आपका, लेकिन क्षोभ मंडल से अलग बात करेंगे हम सप्ताह मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की और आपका बाह्य मंडल की। अब देखिएगा इसमें जो महत्वपूर्ण आपकी गैसें हैं वो कौन कौन सी आपकी सबसे ज्यादा अगर देखे जाए तो वायुमंडल है क्या आपका, ये पृथ्वी पर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो आपका गैसों का योग है वो क्या है आपका, ये सभी आपका वायुमंडल होता है, और पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल से घिरी हुई है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है। दूसरी बात ये है कि पृथ्वी पर आप जल देखते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि दो चीजें आपके लिए जीवन के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी है पृथ्वी पर, एक तो आप देखते हैं इस पे वायुमंडल का होना और दूसरा आपका जल का होना। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है और जबकि दूसरे ग्रहों पर जीवन है नहीं, केवल और केवल कुछ ग्रहों पर संभावना ही व्यक्त की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और ये लेंगे, इसमें क्या होगा अब इसको पढ़ते हैं। मैंने इसको आपको बता दिया क्षोभ मंडल क्या है आपका, क्षोभ मंडल, और इसे अधोमंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी आपका यहाँ पर होगा, और इसके बाद में है आपका समताप मंडल, समताप मंडल आपका इसमें राइट आंसर, समताप में सॉरी संवहन मंडल, इसे 3 नाम से जाना जाता है आपका। चलिए एक एक करके ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। नंबर 1 है आपका, यहां पर शुरुआत कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्षोभ मंडल। ठीक है, अब ये क्षोभ मंडल क्या है, देखिए मौसम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियां, मौसम से इस पर्त के अंतर्गत मौसम से जुड़ी सभी ये क्या हो रहा है, सभी प्रकार की गतिविधियां यहाँ होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे है आपका हिमांक है, ओसांक है, पालाया तुषार है, तुषार ये मैंने सब आपको बता दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर कोहरा, वर्षा, बादल, चक्रवात और आदि बात, ये कल मैंने आपको क्लियर करा दिया था पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अब यहां पर आप देखते हैं, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसमें क्या होगा आपका कि ये जो आपका है इस पर्वत के अंतर्गत सभी चीजें कैसी होती हैं आपकी, यानी कि मौसम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियां इसी पर्वत के अंतर्गत होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं हिमांक का होना, हिमांक की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, जब आप देखते हैं वायुमंडल में स्थित वाष्प, वायुमंडल का टेम्परेचर एकाएक अत्यधिक गिर जाने के कारण, और वह क्या होता है उसके साथ में वह सीधा वाष्प बर्फ में बदल जाती है और बर्फ से सीधा धरातल पर गिरती है, तो वह क्रिया आपकी, जो क्रिया के कारण वाष्प सीधा सीधा बर्फ में बदल जाती है, वह क्रिया आपकी हिमांक कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब वाष्प यानी कि वायुमंडल का तापमान इतना गिर जाए कि वाष्प पानी में बदल जाए और वह ओस की बारीक बारीक महीन कणों के रूप में धरातल पर गिरे, उसे ओसांक कहते हैं। अगला है यहाँ पर पाला है और आपका तुषार है। अब यहाँ पर पाला और तुषार की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो पाला और तुषार क्या है, देखिएगा जब वायुमंडल में स्थित वाष्प आपकी छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है और धरातल का टेम्परेचर अत्यधिक गिर जाने के कारण वह बर्फ के रूप में बदल जाती है, तो वह आपका पाला या तुषार कहलाता है। अगला होगा यहाँ पर कोहरा है। अब ये कोहरे की आप यहाँ पर बात करते हैं, कोहरा क्या है, वायुमंडल में स्थित धूल मिट्टी के कणों में स्थित नमी,
वायुमंडल में इस धूल मिट्टी के कणों में स्थित नमी जब तापमान के एकाएक गिर जाने से वह धूल मिट्टी के कणों में स्थित नमी जम जाती है, वह सफेद दिखाई देने लगती है। यानी कि आप देखेंगे जितने भी आप देखते हैं जिनके पास में अपना रंग नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं प्रोटीन हो सकते हैं, आपके फैट हो सकती हैं, या फिर आप देख सकते हैं पानी हो सकता है, जो रंगहीन होते हैं अगर उन्हें जमाया जाए तो लगभग व्हाइट कलर के ही दिखाई देते हैं या येलो कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं उसमें जो पानी होता है वह जम जाता है और वह कैसे दिखाई देता है, सफेद सफेद आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो वह कोहरा कहलाता है। अब ये आपको लग रहा हो कि धूल मिट्टी के कण है कहाँ, तो मैंने बताया था आपको, आपने देखा होगा झरोकों से या रोशनदान से आते हुए धूप को देखा होगा, और जब धूप को आपने देखा है तो उसमें आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे कण चमकीले से आपको दिखाई देते हैं और जो उनमें नमी होती है बर्फ के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या है वहां पर आपका उसे आप कोहरा कहते हैं। अब कोहरा और यहाँ पर दूसरी चीज होती है, यहाँ पर एक चीज होती है, इससे पहले लिखना था मुझे, धुंध भी होती है। यहाँ पर धुंध यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर कोहरा और धुंध है। कोहरा में और धुंध में क्या अंतर है, इसमें आप 1 किलोमीटर से कम का भी नहीं देख सकते हैं। कोहरे में क्या है, इसमें आप 1 किलोमीटर से भी कम का नहीं देख सकते हैं, से भी कम का नहीं देख सकते हैं। जबकि आप क्या पाएंगे, जो आपका धुंध है उसमें 1 किलोमीटर से कम का देख पाएंगे, लेकिन 2 किलोमीटर से अधिक का आप उसमें नहीं देख पाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका, यानी कि कोहरा जो है बहुत करीबी मामला होता है। आप देखते हैं जैसे आप साइकिल से, बाइक से, कार से, गाड़ी से, या आप पैदल भी जा रहे हैं तो आप देखते हैं जस्ट आपके जो सामने है वहां पर वहां पर जो कोहरा होता है उस कोहरे में क्या होगा, वो बड़ा करीबी होता है, यानी कि उसे आप कोहरा कहते हैं। और जब आप देखते हैं कि आपसे काफी दूर जो देखते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर से अधिक देखते हैं, और उसमें आप क्या पाते हैं, उसमें आप ये पाएंगे कि जो 1 किलोमीटर तक तो आप देखें 1 किलोमीटर 600 मीटर 500, यानी कि कुछ ज्यादा दूरी होती है, 1 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। उससे आगे आपको लगता है कोहरा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाई देता है कि कोहरा नहीं है। तो ये आप जो चलते हैं वो डिस्टेंस ऐसी बढ़ती चली जाती है, तो वह आपका कहलाता है धुंध कहलाता है। अब वर्षा क्या है, वर्षा जो है आपकी पहले बादल की बात हम यहां पर कर लेते हैं। बादल जो बनते हैं वो किन कारणों से बनते हैं, यानी कि वाष्प के रुद्र रोशन के कारण, यानी कि वाष्प जब आपके विकराल रूप में आ जाए और रुद्र रोशन वहां पर हो रहा हो तो वहां पर क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। और बादल जब आप देखते हैं, बादल जो है आपके जब टूट करके गिरते हैं, यानी कि टेम्परेचर का गिरना होता है और बादल वाष्प से पानी की बूंदों में तब्दील होते हैं, तो वह वर्षा का रूप ले लेते हैं। मैंने बताया था बादल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये लीजिएगा, इसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर आगे चलेंगे तेजी के साथ में अगली परतों के बीच में। ये लीजिएगा 3 प्रकार के आपके बादल हैं, जिनका छूट गया वो एक बार से क्लियर कर लीजिएगा। मैंने कल बताया था स्त्री बादल है आपका, यहाँ पर बादल होता है। अगला यहाँ पर है कौन सा, अगला है यहाँ पर आपका कपासी बादल, कपासी बादल है आपका। अगला है आपका पक्षाभ बादल। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे स्त्री बादल है, कपासी बादल है और आपका पक्षाभ बादल है। ये आपके यहां पर 3 प्रकार के बादल होते हैं। ये आपके 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये आपके यहां पर 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और ये आपका 6 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो बादल होते हैं जो आपके धरातल के ठीक ऊपर होते हैं और जो है बहुत तेज बरसात कराते हैं और ये काफी लंबे क्षेत्र में बरसात कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कपासी बादल जो है आपका 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब ये बहुत कम में बहुत तेज बरसात कराते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम समय में बहुत तेज बरसात कराएंगे और मोटी मोटी बूंदों के साथ में ये बरसात कराते हैं। जो आप देखते हैं जो चक्रवाती बरसात होती है वो इन्हीं के द्वारा होती हैं, इसी के द्वारा संवहन वर्षा भी होती है। अगला है आपका पक्षाभ बादल होगा, 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यह बर्फ के बादल होते हैं क्योंकि यह ज्यादा अधिक ऊंचाई पर होने के कारण, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखें, पृथ्वी 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर आप पाएंगे क्या पाना है आपको कि 1 सेल्सियस की कमी आती है। यह होता है आपका 1 सेल्सियस की कमी आती है। जितना आप 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो जो टेम्परेचर, मान लीजिए आपका यहाँ का धरातल का टेम्परेचर अभी 20 है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे 165 ऊपर जाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा, उससे ऊपर जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। यह बादल आपका हो गया। इसके बाद में जो है अगला
अगला है आपका वर्षाएं। मैंने 3 प्रकार के बादल बताए थे, 3 प्रकार की वर्षाएं भी बताई थी। अब ये वर्षा क्या है, 3 प्रकार कौन कौन सी वर्षा है। नंबर 1 आपकी कपासी वर्षा, या इसे संवहनीय वर्षा भी कह सकते हैं, संवहनीय वर्षा भी कहेंगे आप इसे। अगला है आपका पर्वत कृत वर्षा, आपका यहां पर होता है। अगला आपका है यहां पर चक्रवाती वर्षा भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या, कपासी वर्षा जो होती है आपकी कपासी बादलों द्वारा होती है, और इसे संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। बहुत तेजी से बहुत कम समय में बरसात करा करके निकल जाती है। जबकि पर्वतकृत वर्षा क्या है आपकी, मैंने ये बताया था आपको, ये पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ ऊंचाई में है से। अब ये पहाड़ की अगर ऊंचाई आपकी 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है या आपका 2 किलोमीटर है, ये मान लीजिएगा। यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, और ये आपका बादलों का निर्माण होता है। तो क्या होता है यहाँ पर बादलों का निर्माण जो हो रहा है, ये बादल ऊंचाई में नहीं, मतलब इनमें वजन ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, इनके साथ में वजन ज्यादा होने के कारण ये एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़, मतलब ये पार नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते हैं, और यह यहीं पर इनका जन्म होता है और ये यहीं पर आकर के बरस जाते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था, एक वर्ड कहा था, दम घोड़ देते हैं। अब जब इन पर वजन ज्यादा हो और ये ऊपर जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके पर्वतकृत वर्षा कहलाते हैं, ठीक है। पर्वतों में ही इनका जन्म होना, पर्वतों में ही बरस जाना। अगला है आपका चक्रवाती वर्षा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा क्या है आपका, देखिएगा जब केंद्र आपका फ्री हो और केंद्र के चारों तरफ दबाव बन रहा हो, तो दबाव से जब हवाएं अंदर की तरफ चलती हैं तो क्या होगा उसमें ये होगा कि हवाएं जब अंदर की तरफ चलेंगी तो वे बाहर से जो मौसम को देखते हैं, मौसम उस स्थिति में खराब होता है, जो अपने साथ में बादल इधर उधर पड़े होते हैं वो सब इकट्ठे होकर के एक साथ आ जाते हैं और तेज बरसात कराते हैं। अब जब तेज बरसात कराएंगे तो उसमें क्या होगा, वो चक्रवाती वर्षा होती है। इसे कहते हैं, गाँव में कह देते हैं कि झाड़ के पड़ना, बहुत ज्यादा आज इधर उधर से पढ़ा था तो ये रखना होगा, ठीक है। तो ये आपकी चक्रवाती वर्षाएं होती हैं। इसमें एक क्रिया और होती है चक्रवात, आगे आइएगा। चक्रवात आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका चक्रवात है आपका, और दूसरा आपका प्रति चक्रवात भी है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर प्रति चक्रवात है आपका और यहां पर आपका चक्रवात है। चक्रवात क्या है, मैंने बताया जब केंद्र आपका फ्री होता है तो बाह्य जो आप देखते हैं दबाव वो अंदर की तरफ आता है, और उसमें क्या होता है, वो हवाएं घूम करके अंदर की तरफ आती हैं, तो वहां पर आपका चक्रवात होता है। लेकिन जब वे हवाएं घूम करके बाहर चली जाती हैं, यानी कि बाह्य भाग जो है वो फ्री हो गया और अंदर दबाव बन गया है केंद्र में, तो वह बाहर की तरफ चलती हैं, तो उस स्थिति में मौसम साफ होता है और बरसातें खत्म हो जाती हैं, और ये इस क्रिया को कहा जाता है आपका प्रति चक्रवात। तो दोस्तों ये था आपका क्षोभ मंडल, इसमें होने वाली सभी क्रियाएं आपकी संवहनीय क्रियाएं कहलाती हैं। इसे क्षोभ मंडल और संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहा जाता है, अधोमंडल कहा जाता है, ठीक है। ये आप देख पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगली परत है, इसमें समताप मंडल, समताप मंडल होगा, ठीक है। अब ये समताप मंडल, अब जैसे आपको बताया था मैंने कि जो क्षोभ मंडल है आपका, उसमें सारी क्रियाएं आपको बता दी है मैंने। अब इसकी ऊंचाई कितनी थी आपकी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई थी आपकी 0 से लेकर के 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये लीजिएगा। इसके बाद में आप पाएंगे समताप मंडल। ये समताप मंडल की जो ऊंचाई है आपकी 20 किलोमीटर से लेकर के आपकी होती है 50 किलोमीटर तक, यह आपकी ऊंचाई होगी। यहां पर समताप मंडल जो है आपका 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पे देखा जाता है। अब यहां पर 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये समताप मंडल जो है, इसकी विशेषता क्या है, देखिएगा दोस्तों। मैं आपको ये बता देता हूं, ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है। यहां पर हुआ आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है, और ये आपका 0 से 20 किलोमीटर तक होगा। इसके बाद में आप देखेंगे समताप मंडल है आपका, और ये 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होगा, ठीक है।
तो यहां पर आप पाएंगे। अब देखिए समताप मंडल की पहचान मतलब एक खासियत क्या है। देखिएगा मौसम से जुड़ी हुई सभी गतिविधियां आपकी कहां पर होती हैं, सभी आपकी क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में समताप मंडल जो है आपका, इसमें क्या होता है, इसकी एक विशेषता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। अब ये क्या है आपकी जो ओजोन परत है, ये एक गैसों का समूह है, लेकिन ये ऐसी गैस है जो एकदम स्थिर गैस होती है, चलती नहीं है, यानी कि इसमें कोई गति नहीं होती है, बल्कि ये स्थिर गैस है और मौसम से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई भी घटना इसके अंतर्गत नहीं होती है, किसी प्रकार की यहाँ पर घटना आप नहीं देख पाएंगे। इसकी इस विशेषता के कारण इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत मंडल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो यहां पर ओजोन परत आप देख रहे हैं, इसमें ओजोन परत इसे क्यों कहा गया ओजोन मंडल? क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब जो ओजोन परत है वो आपकी कहां से कहां तक मिलती है, देखिएगा ओजोन परत ये आपकी कहां से कहां तक मिलती है, ये आपकी 90% जो मानी जाती है वो आपकी समताप मंडल में है। ठीक है, और जो आपकी 10% है वो आपकी होती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अब ये आपको बताया जा रहा है। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, जब ये अगर आप देख जाइए, सबसे मैं बहुत ज्यादा करीबी आंकड़े बता रहा हूं जो आप देख सकते हैं, जबकि आप देखते हैं क्षोभ मंडल 0 से 20 किलोमीटर है। आपने सभी किताबों में केवल और केवल यही पढ़ा होगा कि यहां पर जो है आपकी 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, या 20 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक, या 20 किलोमीटर से लेकर के आपका 35 किलोमीटर तक आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ये बात आपने सब जगह अलग अलग किताबों में देखा होगा। 20 से 50 किलोमीटर तक आपका ओजोन परत बताया जाता है, 20 से 32 किलोमीटर बताया जाता है, 20 से 35 बताया जाता है। किसी किताब में आपने ये नहीं देखा होगा 18 से 32, 18 से 35, 18 से 50, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं बेहतरीन आंकड़ों के अनुसार। अब जब ये बताइएगा कि ये कह रहा है 90% ओजोन परत आपकी समताप मंडल में है और 10% आपकी क्षोभ मंडल में है। अब यहां पर समताप मंडल 90% हुआ आपका, 10% आपका। अब तो 10% लाने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा, 20 से तो नीचे आना पड़ेगा ना थोड़ा, यानी कि 18 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर XY आप ही लगा सकते हैं। यानी कि आप अगर देखा जाए मोटे मोटे आधार पर जो आप देख के आए हैं, तो 20 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन सही आंकड़े अगर देखे जाए, PCS IAS लेवल के मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर 10% आपकी क्षोभ मंडल में, 90% आपकी समताप मंडल में होती है। और इसकी इसी विशेषता के कारण, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अब बहुत देर हो गई है ओजोन परत का मैंने बताया रेशो किसमें कितनी है। अब ये ओजोन परत है क्या, ये देखिएगा आपको जानना होगा। देखिएगा सूर्य से आने वाली जो आपकी किरणें हैं, उसमें किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अभी जो पराबैंगनी किरणें हैं जब ये आती हैं धरातल पर आ जाएं, अगर ओजोन परत ना हो तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर ओजोन परत नहीं होती तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे बॉडी क्षीण हो जाती है, यानी कि त्वचा से जुड़े रोग होते हैं, कुष्ठ रोग हो सकते हैं आपके, उसमें आपके कुष्ठ रोग हो सकते हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, या फिर बॉडी आपकी क्षीण होनी शुरू हो जाती है। अब ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी, उन पराबैंगनी किरणों को जो आपकी ओजोन परत होती है, ये ओजोन परत उसको आने से रोकती है। ओजोन, ठीक है, ओजोन परत उस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड में वापस भेज देती है, या दूसरे काम कीजिएगा हानिकारक किरणों को यह वापस भेज देती है और आपके लिए जो लाभदायक होती हैं उन्हें आपके पास में पहुंचाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य जो करती है वो आपकी ओजोन परत करती है। ठीक है, अब ये ओजोन परत की अब बात की जाए तो आप देख सकते हैं दक्षिण ध्रुव पर इसमें होल्स पा गए। अब ये किसका कारण है? ये कारण है आपका कि गैस, यहां आप देख रहे हैं प्रदूषण के कारण यह है आपकी जो परत है ओजोन परत यह क्षीण होने लगी है। जी हां, चलिएगा आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये आपका रहा पराबैंगनी किरणें आपका ओजोन परत रोकने का कार्य करती है। तो इस कारण से इस मंडल को, समताप मंडल को आप ओजोन मंडल भी कहते हैं और इसे शांत मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा
क्या रहेगा इसमें आपका ये आपका क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, कहां पर ओजोन परत कहां पाई जाती है। अब उसमें मैंने देखा था ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, समताप मंडल में होगा आपका नंबर 1, नंबर 2 मध्य मंडल में। बताएंगे आप, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में नहीं, ठीक है, और आपका समताप मंडल में है, मध्य मंडल में। तीसरा है आपका ओजोन मंडल, ठीक है, यह भी हुआ आपका। और इसके बाद में है आपका फोर्थ है आपका क्षोभ मंडल में। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, यहां पर समताप मंडल भी दिया गया है, यहां पर आपका ओजोन मंडल भी दिया गया है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसका आंसर आप क्या देना पसंद करेंगे, यानी कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो यह है आपका समताप मंडल में है, क्योंकि समताप मंडल का आकार ज्यादा है और ओजोन परत का जो मंडल जो है वो साइज कम है। तो यह कहां पर स्थित है, ओजोन मंडल में नहीं है, बल्कि कहां पर है, आपके समताप मंडल में होती है। इस बात को आप याद रखिएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समताप मंडल आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर जवाहर राम ने, ठीक है। लीजिएगा आगे बढ़ें। अगला होगा यहां पर आपका, अगला है मध्य मंडल। देखिए इस मंडल की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता की हम बात करें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहां से कहां तक है। तो ये आप देखते हैं यहां पर इसकी जो ऊंचाई है आपकी वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। ये आपका है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर मानी गई है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिएगा आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर जो उल्कापिंड आते हैं, ये उल्कापिंड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था उल्कापिंड और उल्काशय के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए आपका होता है उल्कापिंड है, पहले इनको करिएगा उल्कापिंड, ये भी जरूरी है इसमें क्लियर करना। अगर ये आप क्लियर कर जाएंगे तो मध्य मंडल को आप आसानी से समझ जाएंगे। यहां पर उल्कापिंड है आपका, दूसरा है आपका उल्काशीय। अब ये आपका उल्कापिंड और उल्काशीय क्या है, देखिएगा आप देखते हैं जब ये धूल मिट्टी के कण होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जब ये मध्य मंडल के आसपास पहुंचते हैं या मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो यह जल उठते हैं। अब जो जल जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, वह आपके उल्काशीय कहलाते हैं। यानी कि जो जलकर राख हो गए हो उन्हें उल्काशीय कहा जाता है, जो जलकर धरातल पर गिरते हैं उन्हें उल्काशीय कहा जाता है। और जिनमें नमी स्थित होती है और वह जल नहीं पाते हैं तो वह आपके उल्कापिंड कहलाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया गया है, जान भी लिया गया है, और ये आपका रहेगा भी, ठीक है। आगे बढ़िए यहां पर, तो इसमें क्या रहेगा आपका उल्कापिंड है, आपका उल्काशीय है। अब इसमें है आपका जो जलकर राख हो जाए उल्काशीय, जो जल करके राख ना हुए आपके उल्कापिंड कहलाते हैं। और यह है सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये जलने का जो कार्य होता है ये आपका मध्य मंडल में ही होता है। उल्काशीय या उल्कापिंड आपके जो जलकर राख होते हैं, ये जलते हैं, जल उठते हैं, जिसे आप टूटता हुआ तारे के रूप में भी जानते हैं, वह आपके मध्य मंडल में ही आकर के जल उठते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता देखिएगा इसका, ये पहली विशेषता आपकी होगी। अब दूसरी विशेषता आप इसकी देखेंगे, दूसरी विशेषता आपकी होगी इसमें क्या है, दूसरी विशेषता आप पाएंगे इसका सबसे, ये जो मंडल है आपका, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा गिरता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। लगभग यह मंडल आपका 100 सेल्सियस माइनस में होता है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर मध्य मंडल में क्या है, यहाँ पर -100 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर देखा जाता है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो रहा है। अब ये जो है सबसे ठंडा मंडल भी माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई है आपके, क्लियर हो गया होगा। तो मध्य मंडल की विशेषता क्या है, यह
सबसे ठंडा मंडल होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 100 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहां पर आप पाएंगे जो आकाश में यानी कि जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड हैं वो आपके जलकर यहां पर राख होते हैं, या फिर जो धरातल पर गिरते हैं उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है, अगला होगा यहां पर, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे आयन मंडल क्या है। आयन मंडल क्या है। ठीक है, ऊंचाई है इसकी आपकी 80 से 640 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका 80 से 640 किलोमीटर के आसपास है, ये आयन मंडल कहलाता है। अब देखिए जितने भी सैटेलाइट होते हैं यानी कि जितने भी आपके उपग्रह होते हैं वे क्या करते हैं, आपका जितने भी आपके सैटेलाइट हैं उपग्रह है ये सभी आप देख पाएंगे, उनमें क्या होगा, उनमें जो आप देख रहे हैं वे सभी उपग्रह आपके इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं या छोड़े जाते हैं, और यही इनका काम होता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, आयन मंडल ये हो गया इसमें। अब ये क्या है, इसमें जितने भी आपके उपग्रह हैं ये सभी इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। अब ये उपग्रह का कार्य क्या होता है, देखिए मान लीजिए पृथ्वी है आपका, ठीक है, अब पृथ्वी है, कुछ लोग आपके इधर रहते हैं, है ना, ये पेड़ इधर है, कुछ लोग आपके इधर भी रहते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कुछ यहां पर भी रहते हैं पृथ्वी पर, है ना। तो ये देखिएगा पृथ्वी से आप अगर संचार का काम करते हैं, संचार आपको करना है किसी प्रकार का, तो आप पृथ्वी से अंदर तो अंदर जा नहीं सकते। पृथ्वी का व्यास कितना है आपका, 12,756 किलोमीटर होगा। ये आपका भूमध्य रेखा पर है। अगर आप ध्रुवों पर का बात करते हैं, ऊपर नीचे की आप बात करते हैं, तो आप पाएंगे 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर आप रखेंगे इसको 12,756 है, 12,714 किलोमीटर है। ठीक, अब ये क्या होगा, अगर ये आपके वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर 80 किलोमीटर में उड़ाए जाते हैं, वायुद्वीप में मान लीजिए यहाँ पर एक आपका उपग्रह है, तो क्या करें, ये इधर से संचार हो रहा है और वो इसको भी देख रहा है, यानी कि दोनों को कम्युनिकेशन बढ़ाने में, देने में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपकी आयन मंडल के अंतर्गत उपग्रह उड़ाए जाते। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि केवल इसमें उड़ाए जाते हैं, इससे नीचे वाले में नहीं उड़ाए जाते। इसका कारण ये है, पृथ्वी से निकलने वाली आपकी रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो इस मंडल में जाकर के वापस धरातल पर आ जाती हैं। ठीक है, और यही कारण है जो किरणें जाती हैं और वापस इससे वापस लौट करके आ जाती हैं, मुक्त नहीं हो पाती हैं। तो यही इसी कारण से इस मंडल में इन्हें जो उपग्रह को छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, यह बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला है इसमें आपका बाह्य मंडल। यह आपका होता है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल है आपका, और इसकी ऊंचाई है आपकी 640 किलोमीटर से लेकर के अधिकतम जहां पर माने, वैसे लगभग इसे 1000 किलोमीटर तक माना गया, कुछ का 36,000 तक भी मानते हैं इसको। यह है पृथ्वी की, ये मान लीजिए पृथ्वी पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपका, तो ये आपकी हो गई। इसमें दूसरी परत आपकी कौन सी होती है इसमें वायु की, ये आपकी क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाली आपकी जो होती है ये आपकी समताप मंडल है, समताप मंडल। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे आप पाएंगे इसका जो रहेगा आंसर, इसमें क्या है, इससे आगे देखेंगे, यह है आपकी यहां पर जो आप पा रहे हैं ये आपका मध्य मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आपके यहाँ पर 5 आपकी लेयर होती हैं, ये आपका आयन मंडल होगा, और इससे आगे आप पाएंगे यहाँ पर ये आपका बाह्य मंडल होता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी प्रकार के परतें हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ हैं और जो पृथ्वी पर हैं। तो ये मैंने आपको 5 बातें आपको बता दी हैं, बिल्कुल आपको समझ में भी आ रही होंगी। अब देखिएगा ये जो सबसे बाहर वाली परत है ये सबसे ज्यादा गर्म होती है। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होती है, जबकि ये वाली जो है आपकी मध्य मंडल जो है आपका सबसे ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, ये आपके पास में यहां पर ये सबसे ज्यादा ठंडी है और ये सबसे ज्यादा आपकी गर्म होती है, ये लीजिएगा आपके पास में। ठीक है, अब ये आपके हो गया ना,
तो ये इसका जो टेम्परेचर है लगभग 1000 यहाँ पर सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1000 सेल्सियस होगा, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है गर्म में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसका 1000 सेल्सियस गर्म, ये 1000 सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, तो यह कितना गर्म होगा आप इसको देख लीजिएगा। यानी कि आपके पास में 100 सेल्सियस डिग्री पर आकर के जो पानी होता है उबल जाता है, उबल जो जाता है पानी कितने पर उठता है, 100 सेल्सियस डिग्री पर। 640 डिग्री पर लोहा पानी बन जाता है, लोहा क्या होता है उसका पानी बन जाता है। तो यहां पर आप इसको भी देखेंगे तो ये आपका हो रहा है 1000 सेल्सियस, यहां पर आने पर ही ऐसा होता है। अब देखिएगा 2001 में एक घटना घटी थी, कल्पना चावला उसमें अंतरिक्ष से आ रही थी स्पेस से, और उनका जो विमान था या आप उसे कह सकते हैं, तो वह आपका जो यंत्र था वह उसमें जाकर के क्रैश हो गया था। यही कारण था क्योंकि वह इस टेम्परेचर को नहीं झेल पाया था आते हुए और वहां पर जाकर के वह क्रैश हो गया। तो ये आप देख रहे थे यहाँ पर आपके जो वायुमंडल की जो संरचना है वो 5 इस प्रकार से है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला क्या है, क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल आप देखेंगे मौसम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधि आपके क्षोभमंडल में होती है। समताप मंडल आपका शांत मंडल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है और मौसम इसमें किसी प्रकार की अपनी प्रक्रिया नहीं करता है, बल्कि ये बिल्कुल शांत है, इसमें कोई हवा नहीं चलती है। और इसकी इस विशेषता के कारण, ये बात मैं बताना भूल गया था आपको, इसकी इस विशेषता के कारण इसमें जेट विमान उड़ाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, जेट विमान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका है जेट विमान जो उड़ाए जाते हैं वो आपके इसमें उड़ाए जाते हैं क्योंकि यह शांत मंडल है, इसमें पक्षी भी नहीं मिलते हैं, हवा नहीं मिलती, बिजली का कड़कना भी नहीं होता, तड़कना भी नहीं होता, किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं होती। इस कारण इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। और इसमें आप पाएंगे इसे शांत मंडल कहा गया। इसमें ओजोन परत होने के कारण, ओजोन परत क्या है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसे आप कहेंगे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल को मैंने आपको बताया है कि मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 100 सेल्सियस के आसपास होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस मंडल में जो है जो उल्का पिंड होते हैं या उल्काशय होते हैं वो आकर के जो उल्का पिंड है वो जलकर राख हो जाते हैं। जो जलकर राख होते हैं आप उन्हें उल्काशय कहते हैं और जो बिना जले गिरते हैं आप उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है ये आयन मंडल है। आयन मंडल में आपके सैटेलाइट उड़ाए जाते हैं, उपग्रह उड़ाए जाते हैं जो आपका दूरसंचार के लिए फायदा करते हैं। जैसे आप देखते हैं मोबाइलों को जो नेटवर्क मिलता है वो उन्हीं से मिलता है, या फिर आप ये जितने भी संचार से जुड़ी हैं, मोबाइल फोनों का जुड़ना है आपका, या आज आप इंटरनेट यूज करते हैं या आप टीवी चलाते हैं, ये जितने भी आपको सिग्नल देता है यह आपका आयन मंडल के माध्यम से ही मिलता है क्योंकि सभी सैटेलाइट आपके इसी में उड़ाए जाते हैं। इसके बाद में है आपका बाह्य मंडल, और यह बाह्य मंडल आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है 1000 सेल्सियस, और ये है आपका बाह्य है और ये 640 से लेकर के 1000 सेल्सियस तक किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें वायु में कि कौन से कितनी वायु यहाँ पर स्थित है। देखिए 78% तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन होती है और 21% आपका यहाँ पर है क्या है, ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, और 0.03% यहाँ पर CO2 हो जाता है। ये 3 मुख्य गैसें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वायु में जो मिलता है आपका यहाँ पर 78% आपके नाइट्रोजन है, NO2 है, 21 आपका O2 होती है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहा और ये आपका वायुमंडल की स्थिति है। और बाकी जो गैसें बनती हैं देखिए 78 और ये 99 हो गया, यानी कि जो अन्य बचती है उसमें हीलियम बचता है आपका, हीलियम गैस भी इसमें होती है ना, और मीथेन भी है, प्रोपेन भी, ये बहुत सारी गैसों का यहाँ पर योग बनता है। और इसी के साथ में ये आपको पता चलता है वायुमंडल का योग इस तरह से है और इस तरह की गतिविधियां हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ छूट गया है या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप चैट बॉक्स में बिल्कुल भी ना लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आगे से मैं ध्यान दूंगा, चैट बॉक्स में नहीं बल्कि कमेंट में आपका ध्यान दूंगा कि कमेंट में आपने क्या जवाब मांगा है या क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं उसे आपका अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। जिसका कोई भी सवाल है वो मुझसे पूछ सकता है और कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर करिएगा। और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो मुझसे कर लीजिएगा। इसी के बाद मैं आपसे यहाँ पर विदा लूंगा, मेरी क्लास ये खत्म हो गई है। मैंने आपको यहाँ पर क्षोभमंडल बिल्कुल अलग करा दिया है, वायुमंडल की संरचना आपकी बिल्कुल अलग करा दी है। ठीक है, तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कैसी आपकी क्लास थी, कैसा आपने अनुभव किया। ठीक।
ठीक है, किसी का कोई आंसर तो नहीं है यहाँ पर, सभी का क्लियर है? रागनी ठाकुर जी ओके, थैंक यू, आपको ये सब क्लियर हुआ है एक एक बच्चे का, और ऐसा अगर है तो ये बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। आगे से इसके एमसीक्यूज मैं लेकर के आऊँगा जल्द ही, और अभी पहले कुछ क्लासें आपकी और हो जाएं टॉपिक, क्योंकि आप भी थ्योरिकल पढ़ाना है, और जब तक ये थ्योरिकल चला जब तक ऐसा ही करेंगे। नोट्स भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा। सर रीट की क्लास कब से होगी? देखेगा आपकी जो मैं यहाँ पर क्लास कराता हूँ ये ईवीएस सुपर टैट के लिए है, चाहे आपका सुपर टैट कहीं का भी हो, सभी कुछ आपका यहीं से आएगा। दूसरी बात आपको बता दी जाए, शाम को एसएसटी की क्लास होती है मेरी, और उसमें आपकी जो राज्यवार है, बस राज्यवार जो घटनाएं हैं आप उसे हटा दीजिएगा या ज्ञान को हटा दीजिएगा, बाकी टोटल आपका हर राज्य में वही आता है। आप मेरे से अपना सिलेबस शेयर कर सकते हैं, मेरे नंबर पर आप मुझे सिलेबस भेज दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जब तक आप सिलेबस अपना नहीं देखते तब तक नहीं बता पाएंगे, मैं आपका सिलेबस देख करके बता दूंगा। मेरे नंबर पर क्या करेंगे, आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपने सिलेबस के साथ में, तब उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब इसमें क्या है कि सब आप अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग पूछ लेते हैं, अब जो आपका होगा मैं सब बता दूंगा, जो नहीं होगा आपका होगा। तो यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ, मेरा तो एक ये क्लास ही मुझे ऐसी मिली हुई है, चाहे आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, सुपर टैट के लिए होगा आपका उसमें, या आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप उसमें रेलवे, एनटीपीसी, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे ले, करंट अफेयर आपकी आती ही आती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, थैंक यू सर। तो इसके बाद में आप पाते हैं यहाँ पर, मैंने अभी कहा आपको सुपर टैट की सुबह की क्लास में यहाँ पे जो 9 बजे ले रहा हूँ, ये भी आपकी सब जगह आता है, इससे पूछा जाता है। और जो आपका एसएसटी की क्लास होती है सुबह में, शाम में 6 बजे होगी, उस क्लास में भी सभी जगह क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिएगा। जहां पर आपसे कह जाए जीके और जीएस आएगी, तो वहां पर सब एसएसटी का उसी से आने वाला है। तो बेहतर है आप इन पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे नंबर पर आप क्या करेंगे, 9917421293 पर मुझे अपना सिलेबस भेज दीजिएगा, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे सुबह आज शाम 6 बजे अपनी क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।